पाचन स्थान के बारे में हम लोग आईबीएस के बारे में कल पढ़ चुके थे, जान चुके थे थोड़ा सा कि आईबीएस कैसे आता है। चलिए उसको बात छोड़िए, तो पाचन एंजाइम के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने सबने पढ़ा है पाचन एंजाइम को, फिर भी दोबारा इसलिए पढ़ते हैं कि रिपीट होता रहेगा तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना, कुछ जानेंगे हम लोग। क्योंकि ये तो सिस्टम ऐसा है, जितना पढ़ेंगे, जितने बार सुनेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, उतने बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो न्यूरोथेरेपी चर्चा का उद्देश्य तो यही है ना कि हम कुछ ना कुछ जाने, जो पुरानी चीज़ है उसको समझे, उसको बार बार पढ़ेंगे, जितने बार पढ़ेंगे उतने बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाचन एंजाइम के बारे में। जैसे हम और आप जानते हैं, पाचन एंजाइम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, यानी कि जो जितना बड़ा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, अंदर के ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। उसके बाद कौन सा है? डाइजेशन सिस्टम, यानी गैस्ट्रिक, जो हमारा जीआई पाइप है, यानी कि मुंह से लेकर एनस के पार्ट तक सबसे लंबा, है ना। उसी तरह ऑर्गन में सबसे बड़ा कौन है? लीवर। उसके बाद दूसरा कौन है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दो तरीके से काम करता है, एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है, एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है। उसी तरह हमारे मुंह में सलाइवा बनता है ना, लार ग्रंथि है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रो जूस बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, पेनक्रियाज एंजाइम निकालता है, लीवर से बाइल निकलता है, गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होता है। इसके अलावा सेक्रेटिन और सीसीके और सेक्रेटिन नामक दो हार्मोन भी एक्टिवेट होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम को किसको अंजाम देते हैं? पाचन क्रिया को अंजाम देते हैं। आप लोग म्यूट हो जाइए ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ सके, मेरी आवाज़, है ना। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? लीवर से शुरू करते हैं। लीवर को दो जगहों में रक्त मिलता है, लीवर को दो जगह से रक्त मिलता है। एक है हेपेटाइटिक आर्टरी, जो कि लीवर के पोषक तत्वों के लिए हृदय की बड़ी धमनी अरोटा से शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है। और दूसरा पोर्टल वेन, जो कि पेट के अतड़ियों, पेनक्रियाज एवं स्प्लीन के वेन्स का खून लाता है। जब पोर्टल वेन्स का रक्त लीवर के अंदर से गुजरता है और अगर इसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस हो तो लीवर का कुफर सेल उन्हें हृदय में जाने से पहले ही ख़त्म कर देगा। लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हार्ट में पहुंचने वाले सिरा यानी कि वेन को हेपेटिक वेन कहते हैं, जो कि इन्फीरिया वेना कावा नामक बड़े धमनी से मिल जाता है। विटामिन B12 का अवशोषण, विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन इलियम में होता है एवं वह लीवर में स्टोर रहता है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी से एनीमिया आती है, तब बीमारी को परनीसिया एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब है कि रक्त की कमी, RBC की कमी। विटामिन B12 का अवशोषण तब ही हो पाएगा जब पेट में गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि गैस्ट्रिक जूस बनने वाले सेल्स इंटेंसिव फैक्टर नामक प्रोटीन बनाएंगे, है ना, इंटेंसिव फैक्टर नामक प्रोटीन को बनाएंगे। गैस्ट्रो जूस यानी कि पेट में जूस को छोड़कर पाचन के अन्य जूस एल्कलाइन होते हैं। क्या है? गैस्ट्रिक जूस यानी कि पेट के जूस को छोड़कर पाचन के अन्य जूस एल्कलाइन होते हैं। जैसे पेट के स्टमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए वो घोर एसिड में होता है। इसके अलावा जितने भी जूस होते हैं जो डुडेनम से स्टार्ट होता है हमारे, तो वो सारे के सारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं। पेनक्रियाज में दो फंक्शन हैं, जिसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि दो तरीके से पेनक्रियाज काम करता है। पहला, सबसे बड़ा लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके बाद पेनक्रियाज सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो वो दो तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन काम करता है, यानी कि वो रक्त में और डक्ट में, एंजाइम डक्ट में छोड़ता है, हार्मोन रक्त में छोड़ता है। डक्ट में छोड़ने वाले हार्मोन का नाम, एंजाइम का नाम है अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, है ना, ऐसे चीज़ें। और इसके अलावा जो रक्त में छोड़ता है वो है इंसुलिन,
ग्लूकागॉन, है ना, सोमेटोस्टेटिन इत्यादि। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज द्वारा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पाचन जूस यानी कि अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन बनाते हैं। ये सभी केमिकल ये सभी केमिकल, अबे यार बीच में कॉल आ रहा, चलिए आवाज़ क्लियर आ रही ना मेरी? हाँ, काइमोट्रिप्सिन बनाते हैं। ये सभी केमिकल पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट नामक नलिका में निकलकर कोमल बाइल डक्ट इम्पुला ऑफ बेटर में पहुंचता है। वहां से ये ड्यूडेनम में मिलते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज द्वारा हार्मोन यानी कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन एवं सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको, ये तीनों पेनक्रियाज की बाहरी परत के अल्फा, बीटा एवं डेल्टा सेल्स में बनते हैं और बिना किसी नलिका के ही डायरेक्ट रक्त के अंदर पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन्हें हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहाँ डायरेक्ट चला जाता है? रक्त में जो भी चीज़ मिलते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। और जो नली द्वारा रिलीज किए जाते हैं उसे एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आएगा, अभी सामने आएगा भी। ठीक है। पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन में इलेक्ट्रोलाइट तथा पाचन जूस एवं एंडोक्राइन फंक्शन में हार्मोनल एवं ग्लूकागॉन, इंसुलिन एवं सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। जो केमिकल किसी अन्य पदार्थ या केमिकल को पचाते हैं या तोड़ते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। अधिकांश एंजाइम के नाम के अंत में ASE नाम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइपेज उन अमाइलेज को कहते हैं जो फैट यानी वसा को पचाते हैं एवं फैट्स को ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में बदलते हैं। अपवाद है कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एरिप्सिन, रेनिन इत्यादि ये सभी एंजाइम हैं, पर उनके नाम के अंत में ASE नहीं है तो वो भी एंजाइम, मगर उनके नाम के आगे लास्ट में जो है उनके लास्ट में ASE नहीं है, मगर वो फिर भी एंजाइम है। तो क्या इससे हमें क्या पता लगा कि जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं उसे एंजाइम बोलते हैं और जो सूचना पहुंचाते हैं उसे हार्मोन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। जी सर, ये आप कौन सी वेद बुक पढ़ रहे हैं सर? ये वेद नहीं है, बुक है, बुक। ये है हमारी प्रश्न बैंक। ओके। है ना, HDL। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को, जैसे HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इस बात को हम लोग सभी जानते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह इसलिए क्योंकि LDL की मात्रा बढ़ जाने से शरीर को नुकसान है, लेकिन HDL की मात्रा बढ़ने से शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है। यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से शरीर को नुकसान होता है और HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से उतना हानि नहीं होता है, मगर उसकी भी अधिक मात्रा अगर हो जाए तो भी हानि हो सकता है। ग्लूकोज को मोनोसैकराइड एवं ग्लाइकोजन को पॉलीसैकराइड कहते हैं। ग्लूकोज को मोनोसैकराइड एवं ग्लाइकोजन को पॉलीसैकराइड कहते हैं। ये एंजाइम शुगर के स्टार्च को पचाते हैं। जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? ये एंजाइम शुगर के स्टार्च को पचाते हैं। ये
मेलालिन्स कहलाते हैं। लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम शुगर को पचाता है, इसीलिए टाइलिन को सलाइवा बेरी अमाइलेज कहते हैं। पेनक्रियाज में एमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। ये दोनों अमाइलेज स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन जैसे पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया द्वारा डाइसैकेराइड एवं मोनोसैकेराइड में बदल देते हैं। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। पेनक्रियाज के अमाइलेज को काम करने के लिए पीएच जो है, रक्त का जो अमाइलेज का जो पीएच है उसका पीएच 8.0 होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन एल्कलाइन कहते हैं, ये घोर एल्कलाइन है। जबकि सलाइवा का टाइलिन जो है उसका जो पीएच है वो 6.8 से लेकर 4 होने तक काम करता है, जिससे हम ऊपर की तुलना में एसिडिक कहेंगे। यानी कि जब 8.0 होता है तो वो एल्कलाइन हो गया, जब उससे नीचे आ गया तो 6.8 से लेकर 4.5 तक होता है तो वो एल्कलाइन एसिडिक नेचर में आ जाता है। लेकिन जब वह 4.5 से यानी कि उसका पीएच लेवल 4.5 से नीचे आ जाता है तो वह घोर एसिडिक होने के कारण सलाइवा का टाइलिन शुगर को पचाने का काम नहीं कर सकता है ना, शुगर का। तो इसमें जो है उसका पीएच जो होना, पीएच का सही होना बहुत ज़रूरी है। पेट में रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो दूध के कैसिनोजन नामक प्रोटीन को कैसिन में बदलता है। यह तभी होगा जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही मात्रा में बनेगा। क्या बोल रहे हैं? पेट में रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, यह दूध के कैसिनोजन नामक प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है। यह तभी होगा जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा सही मात्रा में बने। पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम है, यह खाना में जो प्रोटीन्स है उनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है। पेट में जिन्हें पेप्टोन्स कहते हैं। लेकिन यह कार्य भी तभी होगा जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही मात्रा में बनेगा। यानी कि प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीन को अगर सही ढंग से पेप्सिनोजन यानी पेप्सिनोजन के रूप में, पेप्सिन किस रूप में रहता है? पेप्सिनोजन के रूप में, प्रीकेसर के रूप में रहता है। जब वहाँ का पीएच लेवल, अगर वह पीएच लेवल जो है 3 से नीचे होगा तो वो एसिड होगा तो प्रोटीन का पाचन शुरू होगा। तब वो क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलेगा, एंजाइम उसे तोड़कर बदलेगा। तो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन यह तभी होगा जब वह पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सही, उसकी क्वांटिटी सही मात्रा में होनी चाहिए। पेनक्रियाज में लिपिड्स नामक एंजाइम निकलता है, यह पेप्टाइड्स को हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया द्वारा एमिनो एसिड्स में बदल देता है। यह कार्य डुडेनम में होता है। कहाँ होता है? डुडेनम में होता है। प्रोटीन को जो अमाइलेज तोड़ते हैं उन्हें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन्स के पेप्टाइड्स बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ग्लूकोज छोटी आंत यानी में होकर रक्त द्वारा हर एक सेल्स तक पहुंचता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल श्वास प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP एवं हॉट यानी कि गर्म प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी पैदा करता है। लिपिड्स यानी कि फैट पचाने के लिए इलियम के विलाई द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। वहाँ से वे लैक्ट्रियल्स तथा लिम्फ के रास्ते से थोरेसिक डक्ट द्वारा बाजुगुलर सबक्लेवियन जंक्शन में पहुंचकर वीनस ब्लड में मिलते हैं। वहां से वे आर्टरीज द्वारा हार्ट से गुजरता हुआ एडिपोज टिश्यू या लीवर में पहुंचता है। लैक्ट्रियल्स का अर्थ है लिम्फ की कैपिलरीज, जिसके द्वारा फैट लिम्फ नोड में जाकर मिलते हैं।
ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा साधारणतः 100 ml ब्लड में 150 से लेकर 250 मिलीग्राम तक ही होनी चाहिए। 100 ml ब्लड में 150 से लेकर 250 मिलीग्राम तक ही होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जिसमें सीसीके यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन एवं गैस्ट्रिन को हार्मोन कहते हैं। क्या किसको? सीसीके यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन को हार्मोन कहते हैं। अमाइलेज, इंडोरकिन्स, लाइपेज, पेप्सिन, पेप्सिनोजन और पेटेलाइन, रेनिन, ट्रेप्सिन इत्यादि को एंजाइम कहते हैं। ये सारे एंजाइम हमारे खाने को पाचन में ज़रूरत पड़ती है। ये सारे के सारे इनको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम्स किसी ग्रंथि या अंग से निकलकर नली एवं पाइप द्वारा शरीर के अन्य किसी खास जगह पर तोड़े जाते हैं और इनका कार्य भी उसी जगह तक ही सीमित होता है। लेकिन हार्मोन किसी नली या पाइप द्वारा नहीं प्रभाव होते, वह केमिकल मैसेंजर यानी दूत है जो सीधे रक्त द्वारा छोड़े जाते हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश ले जाते हैं। सलाइवा एवं टाइलिन पके हुए अन्न के स्टार्च यानी कि माड़ को टाइसैकराइड में बदल देता है। यह कार्य के लिए pH 4.5 से 7.5 होना चाहिए। इससे बढ़िया है कि वह 6.8 तक नॉर्मल रहे। अगर उसकी जो नॉर्मल रेंज है 6.8 है, जो है एकदम सटीक है ना, उससे ऊपर होना चाहिए। 7.5 से ऊपर मतलब 7.5 तक रहना चाहिए। पाचन संस्थान यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि नीचे आते हैं चीज़ें आती हैं। पाचन स्थान यानी कि इसके अंतर्गत डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत निम्न चीज़ें आती हैं। अन्न नलिका, अन्न नलिका यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से लेकर मल द्वार यानी कि गुदा द्वार तक होता है। पाचन के लिए सहायक अंग लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर तथा लार ग्रंथि है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तो जानते ही हैं हम लोग। अन्य नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य को जो खाने के पाचन एवं अवशोषण के लिए मदद करते हैं। पाचन स्थान के अंतर्गत अन्न नलिका यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आती है। अन्न नलिका सारे पाचन स्थान का एक मात्र अंग है। अन्न नलिका को GIT यानी कि GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट कहते हैं। कहीं भी अगर GIT लिखा हुआ तो उसको समझ लेना है क्यों अन्न नलिका हमारे मुंह से लेकर एनस के पार्ट तक के जो नली है उसके बारे में बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट मुंह तथा डुडेनम में पचाए जाते हैं और वे पचकर मोनोसेक्राइड में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुंह तथा डुडेनम में पचाए जाते हैं और वे पचकर मोनोसेक्राइड में बदल जाते हैं। प्रोटीन पेट तथा डुडेनम एवं जूजिनम में पचाए जाते हैं। ये पचकर एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। पेट मतलब स्टमक के अंदर। शुरुआत कहाँ होती है उसका? शुरुआत होती है स्टमक के अंदर। फैट डुडेनम एवं जूजिनम में पचाए जाते हैं। कहाँ पर? फैट डुडेनम और जूजिनम में पचाए जाते हैं और वे पचकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो ये हमारे पेट के बारे में बातचीत हो गई कि पेट में हमारे जो एंजाइम है उसका pH क्या होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करी हमने। कौन कौन से एंजाइम बनते हैं उसके बारे में, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो भाग को समझा हमने कि एक नली में छोड़ता है और एक हमारे रक्त में छोड़ते हैं। तो जो हार्मोन है वो रक्त के द्वारा संचार करते हैं और जो एंजाइम है वो एक प्रोटिकल एक जगह पे निकलता है और वहीं उसको काम को समाप्त करता है। एंजाइम जो है एक जगह पे जहाँ निकलेगा वहीं उसका काम को अंजाम तक देगा, मगर हार्मोन जो है रक्त द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाकर ट्रेवल करके सूचना को पहुँचाने का काम करता है। अब समझते हैं एंडोक्राइन ग्रंथि एवं हार्मोन के संस्था को यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि और हार्मोन, इसके बारे में समझेंगे। शरीर में जब कैल्शियम एवं सोडियम की कमी हो
तो मांसपेशियों में क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन हो सकते हैं। देखो अभी आगे वही वाली बात है ना, क्रैम्प्स आ सकते हैं, जैसे क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर क्रैम्प्स नमक खाने से ख़त्म हो जाए तो सोडियम की कमी के कारण आए हैं। खिलाड़ियों को एवं जो धूप में भारी व्यायाम करते हैं उन्हें भी क्रैम्प्स आते हैं। उन्हें नींबू पानी, नमक और शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर क्रैम्प्स आए तो वे क्रैम्प्स कैल्शियम की कमी से आते हैं। जो क्रैम्प्स कैल्शियम की कमी के कारण आते हैं वे अक्सर तब आते हैं जब व्यक्ति सोते समय करवट बदलता है। कारण जो भी हो, क्रैम्प्स से तुरंत आराम पाने के लिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर उंगलियों से कम आधे मिनट से चुटकी बजाए, यानी कि तुरंत हाथों को ऊपर उठा ले और इस तरीके से चुटकी बजाए तो क्रैम्प्स जल्द आधे मिनट के अंदर ठीक हो जाता है ना। नहीं तो उस जगह पे मसलने से दर्द खत्म नहीं होता है। और खड़े होकर चुटकी बजा देना चाहिए तुरंत। अगर खड़ा हो सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ ऊपर कर लो और हाथ ऊपर करके तुरंत चुटकी बजाओ आधे मिनट तक। तो ये कितना सुंदर है। यानी कि क्रैम्प्स आने के कारण, अगर क्रैम्प्स कभी भी आए, कैल्शियम के कारण जो अगर किसी को आगे क्रैम्प्स आएगा, अगर कैल्शियम के कारण किसी को क्रैम्प्स आएगा तो वो आएगा रात को, और अगर किसी को सोडियम के कारण आएगा तो वो आएगा दिन में। जो सेल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेल्स बोन्स को बनाते हैं, यानी कि जो सेल्स हैं बोन यानी कि हड्डियों में, उन्हें बनाते हैं, उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जो सेल्स बोन को ख़त्म करते हैं उन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। जो सेल्स बोन मैरो को बनाते हैं उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और जो सेल्स ख़त्म करते हैं उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। दो नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बनाने का काम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद अब कैल्शियम के बारे में हमने जाना कि कैल्शियम में, अब आते हैं पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे गले के पीछे, 4 मटर के दाने के रूप में पैराथायराइड ग्लैंड होता है। वहाँ पर पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और फास्फोरस 2 चीज़ होता है। फास्फोरस है, तो पीटीएच के बारे में जान रहे हैं हम लोग। पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के पाचन की देखभाल करता है तथा ब्लड एवं बोन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। किसका काम है? पीटीएच का काम है कि शरीर के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उसको बरकरार रखे, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करके रखें, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करें। ये पीटीएच हार्मोन का काम है। इसके अलावा विटामिन D3 का निर्माण में भूमिका निभाता है पीटीएच हार्मोन। किडनी पे काम करता है, किडनी पे अपनी पकड़ रखता है, लीवर पे अपनी पकड़ रखता है, छोटी आंत पे अपनी पकड़ रखता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट पे अपनी पकड़ रखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे अपनी पकड़ रखता है। कौन रखता है? पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है। एड्रिनल कोर्टेक्स, आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स को कोर्टिजोन, एल्डोस्टेरोन तथा कोर्टिकोस्टेरोन निकलते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से कोर्टिजोल, हाइड्रोकोर्टिजोन, एल्डोस्टेरोन तथा कोर्टिकोस्टेरोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड अर्थात अभी जो बात करा हमने, जो हमने किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि होते हैं। एड्रिनल मेडुला यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक बाहर का हिस्सा हो गया जो एड्रिनल ग्रंथि होगी, और जो अंदर का हो गया एड्रिनल मेडुला हो गया। कोई भी चीज़ अंदर की है तो उसे मेडुला भाग बोला जाता है। तो एड्रिनल मेडुला से एपिनहेफ्रिन और नॉन एपिनहेफ्रिन निकलता है, जो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ब्लड में शुगर, अब आते हैं शुगर के बाद। ब्लड में शुगर की मात्रा साधारणतः खाने से पहले 70 तथा 110 mg होता है, और भोजन के 2 घंटे के बाद 140 mg तक जा सकता है। ये बात बताई जा रही है अभी नए लेटेस्ट के अनुसार। पहले और ज़्यादा था, उसको और कम कर दिया गया, 70 कर दिया गया और 110 कर दिया गया। पहले वो होता था 90 और 140, फिर 110 हुआ, 120 हुआ, अब वो 110 कर दिया इन लोगों ने।
है ना, दिन ब दिन घटाते चले गए। उसी तरह जैसे कि पहले HbA1c का जो लेवल था पहले भारत में पूरी दुनिया में 6.8 का था। फिर उसके बाद जब रिसर्च हुआ तो WHO ने 8.4 कर दिया, मगर भारत, पूरी दुनिया 8.4 को मान रही है HbA1c को, मगर भारत की जो केमिकल, भारत की जो AI में है वो नहीं मान रहा इस चीज़ को, वो यहाँ के डॉक्टर नहीं मान रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर कह रहे नहीं, जो 6.8 है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हम नहीं मानते उसको, क्योंकि दवाई कंपनियों का काम है ये। दवाई कंपनियां जिसको मनाएगी वही होगा, जिसको स्वीकार करेगी वही चीज़ होगा, वो अपना नुकसान क्यों करेगी। इंसुलिन की मात्रा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की मात्रा जब अधिक होती है तब हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब शुगर की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 80 mg से नीचे हो तो चक्कर, देखिए अगर 80 mg से नीचे होगा तो चक्कर, कोमा तथा मौत का कारण बन सकता है ना। 80 से नीचे आएगा तो घबराहट, पसीना आना, बेहोशी होना, है ना, चक्कर आना, कोमा में जा सकता है आदमी। अब यहाँ पर 70 कर दिया, अगर 70 से थोड़ा सा भी नीचे हो गया तो जान पे आफत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मगर उनको कोई लेना देना नहीं है ना, उनको तो दवाई बेचनी है। डायबिटिक कोमा या हाइपरग्लाइसीमिया कोमा इंसुलिन की कमी से होता है, इसीलिए इंसुलिन की दवा लेकर ठीक करते हैं। इंसुलिन की दवाइयाँ देकर ठीक करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कोमा शरीर में इंसुलिन के अधिक बढ़ने से आती है और इसे ग्लूकोज देकर ठीक किया जाता है। जब शरीर में एसिड बहुत बढ़ जाता है या सिर पर मार लगने से व्यक्ति कोमा में जाता है। एवं ये दोनों डायबिटीज़ के पेशेंटों को ही अक्सर होता है जो बीमारियों के लिए इंसुलिन की इंजेक्शन का गोली ले रहे हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कोमा एवं हाइपोग्लाइसीमिया कोमा ये दोनों डायबिटीज़ के पेशेंटों को ही अक्सर होता है जो बीमारियों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या गोली ले रहे हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने, अब आते हैं आगे। अब हम लोग पहुंच गए पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने के भाग को एंट्रियो पिट्यूटरी कहते हैं एवं GH, ACH, ACTH, FS, LH, TS एंड PRH नामक 6 हार्मोन बनाता है। पीछे के भाग को पोस्टियो पिट्यूटरी कहते हैं। इसमें ADH एवं ऑक्सीटॉक्सिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं। ये समझ में आया? पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 2 भाग है, एक एंट्रियो भाग है, एक पोस्टियो भाग है। पीछे वाले भाग से जो है, जिसे पोस्टियो भाग कहते हैं, पोस्टियो से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन और ADH हार्मोन। ठीक है। इसके अलावा जो एंट्रियो भाग है, एंट्रियो माने एंट्री वाला है, माने आगे वाला भाग जो है, वहाँ से 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसके ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, FSH है, LH है, फिर उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, PRH है नामक ये 6 हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक 2 एंजाइम भी निकलते हैं यहाँ से। एंजियोटेंसिन नंबर 1 जो लंग्स में कन्वर्टिक एंजाइम द्वारा एंजियोटेंसिन नंबर 2 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिनोजन नंबर 1 और नंबर 2 और एंजियोटेंसिनजन ये बनाना आप लोग जानते हैं सब, लंग्स प्लस शोल्डर देके। इसमें कौन कौन सा फार्मूला देते हैं हम लोग? 7 लीवर, 7 म्यूकस, 0 लंग, 6 लंग्स प्लस शोल्डर, ये एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 बनाता है। इसको कब देते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब इमरजेंसी में, जब ब्लड लॉस हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट के कारण या कोई दुर्घटना के कारण ब्लड लॉस हो जाता है, या महिलाओं में पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग निकल जाती है, या उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज को हम लोग फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दीजिए सर। आपने फॉर्मूला रिपीट किया। 7 लीवर, 7 म्यूकस, 0
लंग्स प्लस शोल्डर। जी 7 लीवर बनाता है एंजियोटेंसिन, और 7 म्यूकोस बनाता है एंजियोटेंसिनोजन नंबर 1, और लंग्स प्लस जब शोल्डर देते हैं तो एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 बन जाता है।